Greeting students, welcome to physics class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, work, energy and power. And you might be familiar about all the terms work, energy and power. You have already studied about work, energy and power in class 9th. So today we are going to discuss what is work and the work done by variable forces. So our topic, so think about what is work. क्या होता है work? हमें बहुत सारी वर्क की फॉर्म में हम कहते हैं कि वी आर डूइंग वर्क. इन फॉर्म ऑफ फिजिक्स व्हाट इज वर्क किसे कहेंगे कि वर्क है? व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट देन इट्स कवर सम डिस्टेंस और इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, then you can say work. Actual में work is the combination of force and displacement. हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो व्हेन देयर इज अ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट देन यू कैन से वर्क हैज टू बी डन. और आप बहुत एक सिंपल मैनर में इफ यू वांट टू से तो वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, राइट? सपोज हमारे पास एक मास है m, ओके, और इसमें फोर्स अप्लाई होता है इस डायरेक्शन में f, एंड फोर्स एंगल बनाता है थीटा, राइट? और आफ्टर टी टाइम जो है ये मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज d है, देन व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होगा यहाँ पर? देखिए, यू डू वन थिंग, जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा F cos थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट होगा F sin थीटा, राइट? तो कौन सा कंपोनेंट फोर्स का रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए? F cos थीटा. F sin थीटा नहीं है. F sin थीटा वर्क कर रहा है अगेंस्ट mg और अलोंग नॉर्मल, राइट? And F cos theta is responsible for the displacement. So you can say the product of force, कौन सा force? The component of force or force, those responsible for displacement, F cos theta to the displacement is known as work. उसे भी हम work कहते हैं. F cos theta into D. Or you can say F D cos theta. Can I write F vector dot D vector work done? That is, बताइए हमने क्या पढ़कर आए हैं? हम ऑलरेडी हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया है और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में. तो क्या होता है? द वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. उसे भी तो हम वर्क कह सकते हैं. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन कौन सा कंपोनेंट आप फोर्स का लेंगे? वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एन साइन थीटा एफ साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल नहीं है. कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा रेस्पॉन्सिबल है. तो यू शुड राइट डाउन एफ कॉस थीटा इनटू डी and that is f d cos theta. You may write f vector dot d vector. हमें पता है ना, हम वेक्टर पढ़कर आए और वहां हमने क्या पढ़ा है? a vector dot b vector equals to a b cos theta. और this is the scalar product. कैसा होता है ये? स्केलर प्रोडक्ट होता है. इट मीन्स वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, राइट? So we can write this. And what is the unit of work? क्या यूनिट होती है वर्क की? वर्क की यूनिट होती है जूल. क्या होती है? जूल. ठीक है, वर्क का यूनिट होता है जूल.
और क्या लिख सकते हैं हम, कुछ क्या वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है कभी। हम कुछ केस डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ फॉर्मूला निकाला है, वर्क इक्वल्स टू होता है एफ डी कॉस थीटा, और वी कैन राइट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, राइट। और कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। केस नंबर 1 है हमारे पास में। सपोज केस नंबर 1 क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन हाउ मच वर्क डन। एफ देख लिखिए आप, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, 0, देन वर्क डन इज 0। देखो हमने जो है क्लास 9th में केस डिस्कस करते थे कि अगर एक कुली है और वो अगर लोड जो है अपने हेड पर कैरी कर रहा है तो हाउ मच वर्क डन बाय दैट कुली, कितना वर्क डन है। देखो उसमें होता क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन कैसा है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है और फोर्स लग रहा है सपोज हमारा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है वो यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का, राइट। अगर उसने अपनी हेड पर रखा हुआ है तो ऊपर वाली साइड पर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इट मीन्स वर्क डन कितना है उसका, 0 है। अगर एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है यू हैव, बट तो देन द फोर्स वर्क डन इज 0, यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और इफ थीटा इक्वल्स टू, केस नंबर 2, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। देन वी कैन राइट W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 एफ डी, यानी वर्क डन क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, राइट। एंड नंबर 3 है हमारे पास में। सपोज केस नंबर 3, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। कब होगा थीटा 180 डिग्री, जब फोर्स तो मतलब डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है और फोर्स अप्लाइड क्या हो हमारा इस डायरेक्शन में हो, तब हम कहेंगे कि जो थीटा है अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है, 180 डिग्री का है। अभी केस बताती हूँ कि वो कौन सा केस होगा, पहले आप लिख लीजिए W इक्वल्स टू एफ डी cos 180 डिग्री। सो cos 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है that is equals to -1, then W equals to, you may write f d -1, then work done equals to -FD, राइट। अब वर्क कैसा है हमारे पास, नेगेटिव है, यानी मिनिमम वर्क है। कौन सा केस होगा, देखो जब कभी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, बॉडी मूव करती है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसकी रिलेटिव मोशन के अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन अपोज करता है फोर्स को, सॉरी मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देन द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। देन यू कैन से द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव, राइट। तब हम कहेंगे कि कौन सा केस होगा ऐसा जिसमें कि वर्क डन कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो अभी तक तो हम यही कह रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। और वही कंपोनेंट लेते हैं फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो कौन सा कब होगा वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, एक केस मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन के केस में ही जो है वर्क डन कैसा हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम फ्रिक्शन के साथ वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम उसके लिए देखते हैं कि किस तरह से वर्क डन हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है और जिसका मास है m, राइट, और इस पर अप्लाइड फोर्स है दैट इज F, और ये थीटा दैट इज F cos थीटा, और दिस इज F sin थीटा, राइट।
और ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में। इसको बैलेंस किया है किसने, mg ने। और सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का d है सपोज, और हमारे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। देन हाउ मच वर्क डन, तो वर्क डन के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस थीटा। बट नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना रिलेटिव मोशन को। इसका मतलब एफ कॉस थीटा ज्यादा है और एफ आपका जो है क्या है, कम है। तो हाउ मच नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा हमारे पास, नेट फोर्स होगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ। और एफ क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं म्यू एन, और एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल्स टू एम जी। देन यू कैन राइट एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सब्सटीट्यूट हियर वैल्यू, एन का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एफ इक्वल्स टू म्यू, ये हो जाएगा हमारे पास एम जी माइनस एफ साइन थीटा। देन हाउ मच नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पर, नेट फोर्स होगा हमारे पास, नेट फोर्स में आप क्या लिखेंगे, नेट फोर्स होगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी, यहां ब्रैकेट लगा लीजिए, म्यू एम जी एंड माइनस एफ साइन थीटा, राइट। अब हाउ मच वर्क डन, अगर वर्क डन निकालना होता तो क्या करते, वर्क डन हो जाता हमारे पास W इक्वल्स टू एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना है एफ नेट, एफ नेट का वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर आप, वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स से क्या होगा, नेट वर्क डन कितना होगा, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, अभी बोला था मैंने, अज्यूम कर लेना कि डी डिस्प्लेसमेंट है, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और ब्रैकेट लगाइए और इसको क्या कर दीजिए डी डिस्प्लेसमेंट। बुक में हो सकता है एस लिखा हो तो आप एस लिख लीजिए, डी है, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर भी डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। दिस इज द वर्क डन बाय, एक वर्ड ऐड कर रही हूँ, कांस्टेंट फोर्स। जब कभी भी हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी cos theta, right? This is the work done by again constant force, okay? अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम, राइट। अगर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल होता है हमारे पास तो हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सपोज फोर्स हमारे पास है 4i और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में 2i प्लस 3j, तो हाउ मच वर्क डन, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, देन 2i कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप, देन 2i कैप डॉट 2i कैप, जैसे मैथ्स करते हैं ना, और डॉट प्रोडक्ट में बताया, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, सिंपल मैथ्स की तरह, 2i कैप डॉट 3j कैप, और यू नो i कैप डॉट j कैप और i कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू k कैप डॉट j कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू k कैप डॉट i कैप इक्वल्स टू i डॉट k कैप इक्वल्स टू 0। हमें पता है ये होता है डॉट प्रोडक्ट में i j j k i, ये इन सब का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये सब अगर हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर में i और j के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और यू नो दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा का 90 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, तो ये वाली टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगी 0, एंड व्हाट इज द आंसर, 4 जूल आंसर हमारे पास हो जाएगा। एक तो हमसे इस तरह से क्या फाइंड करवाते हैं, वर्क फाइंड करवाएंगे। और टाइप ऑफ दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, टाइप ऑफ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन एफ एंड डी, ये भी पूछा जा सकता है। और देन वी नो दैट एफ वेक्टर
डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू होता है एफ डी कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू वी कैन राइट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू एफ डी। एफ डी का मतलब क्या है? मॉड एफ एंड मॉड डी। इट मीन्स यू कैन राइट एफ वेक्टर डी वेक्टर अपॉन एफ मॉड डी। ऐसा भी लिख सकते हो ना आप कि मॉडुलस है ये इसका, राइट। और अगर हमें थीटा निकालना है, सपोज हमारे पास गिवन डेटा है एफ इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप, और सब यहाँ 3j कैप कर लेते हैं, राइट। एंड i कैप d वेक्टर इक्वल्स टू वी कैन राइट i कैप प्लस j कैप सपोज। तो हमें निकालना है थीटा, एफ और डी के बीच में एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे? वैल्यू रख लीजिए इसके अंदर। क्या आएगा हमारे पास? cos थीटा इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। देखो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का मतलब है 2 को 1 से 2i को 2i डॉट i, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 एंड 3 j डॉट j, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 3। और यहाँ क्या ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ एफ। मॉडुलस ऑफ एफ का मतलब हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ डी का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देन यू कैन राइट 5 अपॉन 13 इंटू 2, और यू मे राइट 5 अपॉन अंडर रूट 26, और थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 5 अपॉन 26। दिस इज द आंसर। द टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें इस तरह से मिल सकता है, राइट। अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि ये कैसे आया है, तो देखो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अगर हम करते तो क्या लिखते 2i डॉट i प्लस j, ऐसे लिखते हो ना मैथ्स में। इसको इससे का डॉट प्रोडक्ट किया, देन इनके इसके बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो 3j डॉट i डॉट सॉरी i प्लस j। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1 i डॉट i 1 2 रह जाएगा, और i डॉट j क्या होता है? 0, और 3j डॉट i 0 और 3j डॉट j कितना है? j डॉट j 1 होता है, तो ये जगह 3, हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ये डॉट प्रोडक्ट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स के अंदर, ओके। एंड अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करें तो सपोज हमारे पास एक मास है m, और वो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, और थीटा एंगल आता है यहाँ पर था, और m मास, और यहाँ आ जाता है सपोज डिस्प्लेसमेंट कितना है l मान लेते हैं हम। तो हमसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। कैसे फाइंड करेंगे देखें आप इसे। ये हमारे पास m मास है, तो इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? सरफेस के इसके परपेंडिकुलर m लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों के बीच में एंगल, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 0। क्यों? एफ डी कॉस 90 डिग्री, राइट। तो हमारे पास होगा वैल्यू 0। देखो ये नॉर्मल है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। इसलिए हमने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है? 0 लिखा है। अब अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, अब इसे तो रब कर देती हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लगेगा mg, ठीक है। तो ये 9, अगर आप इसको यहाँ तक ले आओगे तो कितने का है? ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 माइनस थीटा। और इस साइड mg का कौन सा कंपोनेंट होगा? इस वाले साइड में mg का कंपोनेंट होगा mg cos 90 माइनस
थीटा, थीटा जिसके साथ बनता है वही होता है, थीटा वही लिखा जाएगा। और कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आएगा, हमारे पास आएगा mg साइन थीटा। अब कौन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए, यही तो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, mg साइन थीटा। मैंने बोला कि फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे डाउनवर्ड, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट, mg का कौन सा कंपोनेंट, mg कॉस वाला लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा mg cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, यानी फोर्स का ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg साइन थीटा इंटू l, यहाँ क्या बोल सकते हैं mgl साइन थीटा, इस तरह का भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं गिवन सिचुएशंस पर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब जीरो होगा कब नहीं होगा। पिछले केस में जब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन दिखाया था तो उसमें वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नॉट जीरो, वहां पर जीरो नहीं हो सकता था, वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमने उस केस को डिस्कस किया है, राइट, ओके। सो और नेक्स्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, क्या W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर, और FD cos थीटा लिख सकते हैं, FD cos थीटा। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है F इक्वल्स टू 2x and a value of x equals to 1 2 x equals to 3। अब बताइए कि हाउ मच वर्क डन, अगर आप फोर्स निकालेंगे तो x 1 रखने पर फोर्स होगा 2 और 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर फोर्स आ जाएगा हमारे पास 6। तो इस इट मीन्स जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, और अगर उसके लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन मेथड यूज करना होगा, राइट। अब हमारे पास सपोज ये है फोर्स और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सपोज वी आर हैविंग लाइक ग्राफ दिस, ओके। और हमें सपोज ये है हमारे पास x इक्वल, सपोज x1 मान लेते हैं ऐसे, और दिस इज x2। हमें वर्क डन फाइंड करना है x1 टू x2। कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे लिए बहुत सिंपल था कि फोर्स की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या है कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्चुअल में एक टाइप ऑफ सम ही होता है, क्लास 10th में आपने मीन निकालना सीखा है और वहां पर आपने समेशन जो है सिग्मा यूज कर रहे थे, हम समेशन साइन यूज कर रहे थे, यानी इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, राइट। किस तरह से यूज किया जाएगा वो देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप जो है इसमें से लिया, स्मॉल स्ट्रिप जिसका विड्थ है dx, राइट। इस पूरे को हमने जो है dx विड्थ की स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया है। सभी स्ट्रिप्स का जो विड्थ है वो सेम है, यानी dx है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, सपोज ये f1 हो सकता है, यहाँ पर ये कितना हो सकता है, सपोज f2 है, यहाँ पर सपोज ये कितना है, f3 है। इट मीन्स अगर मैं इसी स्ट्रिप के लिए ओनली दिस वन स्ट्रिप, इसे दे देते हैं हम A B C और D की बात करें तो
व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ABCD इक्वल्स टू कितना है, यहाँ से कैसे लेंथ F1 और उसका जो विड्थ है वो कितना है, dx है। और अगर हम इस एरिया को देखें तो ये क्या है, ये एरिया शो करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को। क्यों, क्योंकि दिस इज द फोर्स इनटू क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो वी कैन राइट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को। सपोज हमने उसे लिखा DW इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, F1 dx। लेकिन ये पूरा का ग्राफ हम स्मॉल स्ट्रिप्स जिनका विड्थ dx है उसमें डिवाइड कर लें और सभी को समराइज कर लें, तो सभी को सम कर लिया जाए तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। सोच कर देखिए, अगर मैं इस पूरे ग्राफ को स्मॉल स्ट्रिप्स जिनका विड्थ dx है उसमें जो है डिवाइड कर लूं पूरे को, और अगर सबका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं और सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं हम, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx प्लस 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 हम लिख सकते हैं Fn dx, राइट, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से करने से बेटर हम एक और काम कर सकते हैं, वो होता है इंटीग्रेट करना। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसका साइन कैसे यूज करेंगे और किस तरह से करना है हमें, देखो वी कैन राइट W इक्वल्स टू, साइन होता है इंटीग्रेशन का कैसे होता है, देखो सम होता है ना, ऐसा लिखते हो। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लीजिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड यू कैन राइट वेक्टर डॉट dx वेक्टर, राइट। एंड कहां से कहां तक करना है आपको, x1 से लेकर x2 तक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x1 टू x2। ये है आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखने पर हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ दिस हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर, आप इसको नेम दे दो, एरिया ऑफ K M N और P। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा एरिया ऑफ K M N P, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं उनके लिए वर्क डन ये होता है, और जो वेरिएबल फोर्स होते हैं उनके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन ये होता है। थैंक यू क्लास।